वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। मैं आपका अपना विशाल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, है ना। आज है आपकी 9 जनवरी 2025 और 9 जनवरी 2025 से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस की यहाँ पर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे। और साथ ही साथ कुछ अगर स्टैटिक का पोर्शन रहेगा जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ पिछले साल के पीवाईक्यू होंगे, तो हम उसकी भी यहाँ पर ना चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्लास है, क्योंकि क्लास बहुत लंबी नहीं रखेंगे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास का आज हम सॉरी आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व तेलुगु सम्मेलन 2025 की बात कर रहे हैं। तो विश्व तेलुगु सम्मेलन 2025 यानी वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इंग्लिश में से यही बोला जाता है, लेकिन कई बार हिंदी में भी कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ आ जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मतलब एक ही है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के यहाँ अंदर जो राजा महेंद्रम है, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में गोदावरी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, है ना, इसका शुभारंभ किया जा रहा है। और है क्या चीज ये, बेसिकली इसमें क्या होने वाला है, तो आपको पता चल रहा है तेलुगु सम्मेलन है, तो सीधी सी बात है, भाषा की बात कर रहे हैं। तो जो तेलुगु भाषा है, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत है, उसी को प्रदर्शित करने के लिए विश्व तेलुगु सम्मेलन 2025 जो है ये शुरू हुआ है। कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश के अंदर गोदावरी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पार्थ योजना की शुरुआत कहाँ की गई है। पहली चीज तो ये कि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है वहां के युवाओं के लिए, है ना। पार्थ योजना क्या है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो पार्थ योजना जो है, ये जो प्रदेश के युवा है, जो मध्य प्रदेश के जो युवा हैं, उनको भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैन्य बलों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भर्ती पूर्व क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, है ना, ताकि वो उस काबिल बन सकें कि वो उसमें मतलब जाकर के सेलेक्ट हो सके, है ना। और ये जो शुरुआत की गई है, ये कहाँ शुरुआत की गई है, तो भोपाल जो है इसकी राजधानी है। एमपी की जो राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहीं से शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसकी शुरुआत की है, याद हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज एक और ध्यान रखिएगा, जो एमपीपीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं या मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही आपने पढ़ा था धार, धार का नाम सुना था अभी कुछ दिन पहले ही आपने। क्या हुआ था, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जो जहरीला कचरा था, है ना, उसको कहाँ लेके जाया गया है, धार ले जा करके छोड़ा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी एएफआई की बात कर रहे हैं, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका नया अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे बनाया गया है। तो इसका जो नया अध्यक्ष बनाया गया है, ये बनाया गया है बहादुर सिंह सागू को बनाया गया है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है, बहादुर सिंह सागू, है ना। बहादुर सिंह सागू यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं, इनकी फोटो यहाँ पे इमेज, ये क्या है बहादुर सिंह सागू, अगर पूछा जाए किस खेल से संबंध है इनका, तो ध्यान रखिएगा, ये पुरुष शॉटपुट खेल के अंदर ना, जो एशियाई खेल था उसके अंदर विजेता रहे थे ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बात करें एएफआई की यानी कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की, उससे पहले ध्यान रखिएगा इन्होंने किसकी जगह ली है, यानी किसकी जगह पर ये आए हैं। तो आदिल सुमरी वाला का नाम ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है ना कि जो बहादुर सिंह जो सागू हैं, जो आपके भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, इन्होंने किसकी जगह ली है ना, या किसको रिप्लेस किया है, तो आपको ध्यान रखना है आदिल सुमरावाला का नाम। ठीक है, बात करें यहाँ पर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की, अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट जो आपका इसके बारे में ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई है। इस फेडरेशन की स्थापना 1946 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में है ना। भारत में जो भी एथलेटिक्स खेल का संचालन और प्रबंधन होता है ना, उसको करने वाली जो होती है, ये सर्वोच्च संस्था यही है आपकी, है ना, फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 में, ये मैंने ना हाल ही में की जगह पे ना जनवरी 2025 लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हाल ही में मैं लिख तो देता हूँ, है ना, लेकिन अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में ना पूछा जाता है कि जनवरी में कौन सी घटना घटी है या फरवरी में घटना घटी हुई है, तो उसमें क्या ना आगे वो जनवरी और फरवरी के नाम से पूछ लेते हैं। तो इससे क्या है कि आपको ये घटनाएं याद रहेंगी कि जनवरी में भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ हुआ था,
है ना? तो इससे क्या है, आपको घटना भी याद रहेगी कि कब हुआ था, किस महीने में हुआ था। तो कभी भी अगर आपको ना सीक्वेंस में जमाने के लिए अगर क्वेश्चन देगा तो आपके लिए ये बड़े फायदेमंद रहेगी कि हाँ, हमने जनवरी में ये पढ़ा था, फरवरी में ये युद्ध अभ्यास पढ़ा था, मार्च में ये युद्ध अभ्यास पढ़ा था, तो आपको सीक्वेंस अरेंज करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा ना एक पोर्टल विकसित किया गया है, नाम है भारत पोल पोर्टल। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो अपने मोटा भाई का नाम आपने देखा ही है ना, अमित शाह। कौन किया है? अमित शाह, है ना। देखिए गुजरात में ना बड़े भाई को मोटा भाई बोला जाता है, ठीक है। तो कोई इनको चाणक्य के नाम से बुलाता है, कोई इनको मोटा भाई के नाम से बुलाता है, कोई अमित शाह कहता है। भाई ठीक है, वर्तमान में हमारे ये केंद्रीय गृह मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। अमित शाह ने इस भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया है। अब ध्यान रखिएगा ये पोर्टल है क्या। जैसे आप समझिए एक वर्ल्ड लेवल पे इंटरपोल है ना, सेम उसी की तर्ज पे ना भारत पोल का गठन किया गया है। अब होगा क्या है, जो भारत की जांच एजेंसियां हैं ये विदेशी एजेंसी और इंटरपोल से ना कनेक्ट हो सकेंगे। अब इनका कहने का मतलब ये है कि भैया ये पोर्टल हमने लॉन्च कर दिया है, अब इंटरपोल से और जितनी भी विदेशी एजेंसियां हैं ना, हम उनसे क्या कर पाएंगे, जो भी विदेशी जांच एजेंसी है उनसे सीधा हमारा कांटेक्ट रहेगा। अब तुम यहां से पैसा लेके भाग के दिखाओ, है ना, भाग के दिखाओ यहाँ पे दूसरे देश में, कोई यहाँ से क्राइम भारत में करके अब छुप के दिखाओ दूसरे देश में, वो तुरंत बता देगा भैया ये यहाँ पे छुपा हुआ है, जल्दी लेके जाओ इसको, है ना। वो पूछेगा कहाँ पे, तो बताएगा कि भैया न्यूयॉर्क में यहाँ पे इस जगह पे इस बिल्डिंग में इस घर में रुका हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो किया गया है ये इसीलिए किया गया है ताकि इंटरपोल से और विदेशी एजेंसियों से हम कनेक्ट हो सकें, मतलब सीबीआई जो है कनेक्ट हो सके भारतपुर पोर्टल के माध्यम से। और जो भी क्राइम हो रही है ना, जो क्राइम करके भारत से भाग जा रहे हैं उनको पकड़ने में और आसानी होने वाली है इसके माध्यम से। तो सीधा सा ध्यान रखना है, भारत पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो अमित शाह ने किया। ठीक है, अच्छा सीबीआई की बात कर रहे हैं तो सीबीआई से रिलेटेड कुछ चीजों की बात करते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, एसएससी के एग्जाम में इसकी ना फुल फॉर्म पूछी गई है। फुल फॉर्म खूब पूछे जाते हैं आपके एसएससी के एग्जाम में। बात करें सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना कब हुई थी? 1963 के अंदर स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो संथानम समिति की सिफारिश पर। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपके ना बड़े बड़े एग्जाम्स में यूपीएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। मुख्यालय की बात करूं अगर मैं, तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। निदेशक कौन? परवीन सूद यानी डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। अच्छा पहले डायरेक्टर कौन थे सीबीआई के? तो धर्मनाथ प्रसाद कोहली का नाम आपको ध्यान रखना है, ये सीबीआई के फर्स्ट डायरेक्टर थे। ठीक है, पहले डायरेक्टर। चलिए बात कर रहे हैं यहाँ पर ना थोड़ा सा सीबीआई की। तो एक चीज देखिए, अभी हाल ही में ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ना एक ऑपरेशन चलाया था सीबीआई ने। उसका नाम क्या है? ऑपरेशन गरुण। क्या नाम है? ऑपरेशन गरुण। ये किसने चलाया था? ये ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने चलाया था, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ड्रग का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो नशीले पदार्थ हैं उसी को हम ड्रग्स कह रहे हैं। ठीक है, एक और पोर्टल की हम बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए एक बैंकनेट पोर्टल लॉन्च किया था, जो भी आपने पढ़ा था कुछ दिन पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान कौन बन गई है? आप सभी को पता है कि अभी ना पिछले महीने जॉन टिनिसवुड का निधन हो गया था, है ना। ये पुरुष थे, सबसे आपके उम्रदराज पुरुष थे। इनके निधन के बाद अभी आपने कल परसों ही पढ़ा है इनाह कैनाबारा लूकस, है ना, सॉरी टोमिको इतुका के बारे में पढ़ा। टोमिको इतुका जो है ये जापान की थी, इनका भी हाल ही में क्या हुआ? निधन हो गया। अब जो नई बनी है वो कौन बनी है? इनाह कैनाबारो लूकस का नाम आपको ध्यान रखना है ना। इनको भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको सबसे उम्र दराज इंसान बनाया गया है। इनकी उम्र की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र 116 वर्ष 220 दिन है। कितनी? 116 वर्ष 220 दिन है इनकी उम्र। कहाँ की है? तो ये ब्राजील की है। कहाँ की? ब्राजील की। देखिए जब इस इंसान का निधन हो चुका है ना, तो अब इसके बाद कोई बचा नहीं है दुनिया में, अब ये बची है सबसे उम्रदराज। ठीक है, तो अब जो है जो नया अब आपके लिए क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि इनाह कैनाबारा लूकस का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हो जाएगा याद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थ्रेट लैंड स्केप
रिपोर्ट 2024। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे होते हैं कहते हैं कि सर ये 2024 नहीं 2025 होगा। 2025 नहीं होगा बेटा, 2024 ही होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2025 में ये रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट जो है ये 2025 में आई है, लेकिन है ये 2024 की रिपोर्ट। ठीक है, अब देखिए, अब इस रिपोर्ट को ना मतलब किसने जारी किया, ये किसकी रिपोर्ट है? ये डार्क वेब की रिपोर्ट है। किसकी? डार्क वेब की रिपोर्ट है। आपको ध्यान रखना है, डार्क वेब की थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 के अनुसार साइबर हमले के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? साइबर हमले, साइबर हमला क्या होता है? यानी कोई भी चीज इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, है ना, मतलब डिजिटल तरीके से जो आपको नुकसान पहुंचाया जाता है वही आपका साइबर हमला होता है। चाहे आपको ब्लैकमेल किया जाए, चाहे आपको आपका पैसा बैंक से चुरा लिया जाए, है ना, चाहे आपका डेटा चुराया लिया जाए, ये सब किस में आएगा? साइबर हमले में आएगा। तो भारत इसके अंदर ना दूसरे नंबर पे है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। भारत कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। अच्छा, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे है आपका अमेरिका, दूसरे नंबर पे भारत हो ही गया है, तीसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है, इस रिपोर्ट में इजराइल का नाम है तीसरे नंबर पे। टॉप 3 याद कर लीजिए, बहुत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अभी वीडियो का एग्जाम पिछली बार जब हुआ था तो उसके अंदर पूछा गया था कि प्रवासी भारतीय दिवस की ना शुरुआत कब हुई थी। ये नहीं पूछा कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था, उसने ये पूछा कि प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत कब हुई थी। तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो पूरा अच्छे से पढ़िएगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है इस बार आयोजित हुआ है उड़ीसा में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। और उड़ीसा में भी कहां पर, तो आपको ध्यान रखना है भुवनेश्वर में, है ना। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं, तो ये मनाया क्यों जाता है? तो 9 जनवरी 2015 को गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कहां पर आए हैं, तो भारत आए थे, है ना, इसी याद में इसको मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो 2003 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने अभी कहा कि अभी एग्जाम में शुरुआत पूछा गया था। अभी बात करते हैं 2025 की, तो 18वां संस्करण 2025 में आयोजित हुआ है। 8 से 10 जनवरी तक चलने वाला है ये, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। थीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम क्या है इसकी? थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इसकी थीम है। मुख्य अतिथि, इसके अंदर ना इस बार जो मुख्य अतिथि रखे गए हैं वो कौन है, यानी चीफ गेस्ट कौन है, तो आपको ध्यान रखना है क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। ये त्रिनाद और टोबैगो के क्या है? राष्ट्रपति हैं। आपको ये नाम ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये क्रिस्टीन कार्ला कंगालू जो है त्रिनाद एंड टोबैगो से हैं, है ना, ये उस देश से हैं। दूसरा, हाल ही में एस जयशंकर ने ना दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 वेबसाइट का भी उद्घाटन किया है दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, वेबसाइट का उद्घाटन किसने किया है? एस जयशंकर ने, है ना। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बात करते हैं 17वें संस्करण की। तो 17वां संस्करण जो है कब हुआ था? ये हुआ था आपका 2023 में आयोजित हुआ था। कहां पर? तो आपको ध्यान रखना है इंदौर में आयोजित हुआ था। कहां पर? इंदौर में, जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि इसरो के 11वें अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव कौन बने हैं? अभी हाल ही में आपको पता है कि इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और नाम इनका क्या है? वी नारायणन इनका नाम है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो एस सोमनाथ की जगह ली है। वर्तमान में अभी भी अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। इनका जो कार्यभार शुरू होने वाला है, ये कार्यभार कब शुरू होगा? तो आपको ध्यान रखना है 14 फरवरी को। कब? 14 फरवरी को, और सॉरी 14 जनवरी, फरवरी नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इनका जो कार्यभार शुरू होगा वो 14 जनवरी को, 14 जनवरी 2025 से ये जो है ये अपना पद संभालने वाले हैं। ठीक है, 14 जनवरी, ध्यान रखिएगा। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र के अंदर ना ये निदेशक के पद पर थे। कौन? वी नारायणन। और अब ये इसरो के कौन से नंबर के? तो 11वें अध्यक्ष बने हैं। नंबर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे अगर मैं बात करूं इसरो की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। मुख्यालय कहां पर है आपका? बेंगलुरु में है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के ना जनक कौन है?
तो जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, कई बार पूछा जा चुका है। और इसरो के ना ये पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। तो इसरो के फर्स्ट अध्यक्ष आपको ध्यान रखना कौन है, विक्रम साराभाई, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पे अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में जो बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नियुक्तियां अभी आपने बहुत सी पढ़ी हैं, उनकी एक बार जिक्र करते हैं ना। डीजीसीए के प्रमुख कौन बने हैं, फैज अहमद किदवई बने हैं। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया बने हैं। एसोचैम के महासचिव मनीष सिंघल। यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष, है ना, डॉक्टर सत्यनारायण साबत का नाम ध्यान रखना है। वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन, जितेंद्र मिश्रा, है ना। यूआईडीएआई यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की बात कर रहे हैं, इसके सीईओ कौन बने हैं, भुवनेश कुमार बने हैं, है ना। यूआईडीआई का मतलब कौन, जो आधार कार्ड आपका जारी करता है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो हाल ही में पड़ी है, एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि दिमाग में चीजें बैठी रहे, मिक्स ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 में ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है। ध्यान रखिएगा 10वां बना है ना, क्योंकि कई जगह पे कंफ्यूजन मतलब बच्चों को क्रिएट हो चुका है कि 10वां है कि 11वां है, 10वां है, ठीक है। अभी कंफ्यूजन दूर कर देंगे अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। बात करते हैं सबसे पहली चीज की, कब, जनवरी 2025 ब्रिक्स की बात करेंगे। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसका जो 10वां पूर्णतः सदस्य देश बना है वो बना है आपका इंडोनेशिया। कौन बना है, इंडोनेशिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं पहले ब्रिक्स के बारे में। देखिए ब्रिक्स की बात करूं अगर मैं, तो पहले इसका नाम ब्रिक हुआ करता था। क्या हुआ करता था, BRIC, ब्रिक। कब, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। 2009 में 4, बी से क्या हो जाएगा, ब्राजील, आर से क्या हो जाएगा, रूस, आई से इंडिया और चीन से, सी से चीन। तो पहले जो इसका नाम था वो क्या नाम था, ब्रिक नाम था 2009 में। फिर क्या हुआ, इसके अंदर साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका जो शामिल हुआ 2000 कब 10 में, तब इसका नाम ब्रिक्स हो गया। क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। फिर इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स प्लस के नाम से इसको जाना जाने लगा। कब, 1 जनवरी 2024 को 6 नए सदस्य देश शामिल हुए, जिसमें से अर्जेंटीना क्या हो गया, बाहर हो गया। अर्जेंटीना ने क्या कहा कि भैया मैं शामिल नहीं होऊंगा, वहां पे सरकार बदलने वाली थी, सरकार बदली वहां पे, तो फिर अर्जेंटीना ने बोला मैं शामिल नहीं होऊंगा, अर्जेंटीना बाहर हो गया। उसके बाद फिर आता है सऊदी अरब का नंबर। तो सऊदी अरब ने भी ना अभी तक पूर्णतः सदस्य हासिल नहीं की है, यानी पूर्ण तरीके से सदस्यता इसने हासिल अभी नहीं की है, ठीक है। इसने भी अभी हाँ नहीं बोला है। अर्जेंटीना तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका था, है ना। 2 एग्जाम में पूछा जा चुका था कि ब्रिक्स से बाहर कौन हुआ, अर्जेंटीना हुआ, है ना, कई बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे जो 4 शामिल हुए, देखिए ये तो आपके कौन, 4 और 5 ये तो थे ही। अब जो 6वां 7वां 8वां 9वां की बात करें तो इजिप्ट यानी कि मिस्र की बात कर रहे हैं, यूएई, ईरान और इथियोपिया। फिर ये 6 में से कितने बचे, 6 में से बचे सिर्फ कौन, ये 4 बचे हैं, ठीक है। तो ये 4 आपके 1 जनवरी 2024 को मतलब जुड़ गए थे, 2 तो जुड़े नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं, है ना, कि ये हो गया 9। अब जो 10वां बना है आपका, 10वां कौन सा हो गया, 10वां आपका हो गया इंडोनेशिया, ठीक है। 2009 में ना इसकी सबसे पहली बैठक हुई थी, कहां पर, रूस के याकांती एक जगह है रूस के अंदर, है ना। और उस जगह का नाम मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। येकांतरीनबर्ग, क्या है, येकांतरीनबर्ग। ये कहां पर, ये रूस के अंदर है, जहां पर सबसे पहली बैठक हुई थी ब्रिक्स की। 2024 में जो 16वीं बैठक हुई थी, ध्यान रखिएगा, वो हुई है कहां पर, रूस के अंदर। मतलब पहली भी रूस में और दूसरी जो है रूस के कजान में हुई थी। अब 2025 में जो 17वीं समिट होने वाली है ब्रिक्स की, जो 17वीं समिट होगी वो कहां पर होगी, वो होगी आपके ब्राजील में। और यहां पर देखिए ब्रिक्स ब्राजील 2025, है ना। ये आपका एकदम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2025 में अध्यक्षता कौन करेगा, ब्राजील अध्यक्षता करेगा। 2024 में किसने की, रूस ने अध्यक्षता की। अब यहाँ पे एक और चीज समझिएगा, ब्रिक्स क्या है। तो देखिए नवीनतम, अगर मैं आपसे कहूं कि उभरती अर्थव्यवस्था, किसकी बात कर रहा हूं, उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों का ये समूह है ब्रिक्स, है ना। इसी के रूप में इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था, ठीक है। यहाँ पे एक बार इंडोनेशिया की बात करते हैं, जो आपका क्या है, जो आपका है 10वां, है ना, पूर्ण सदस्य देश किसका, ब्रिक्स का। तो इंडोनेशिया की बात करें तो ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, यही है आपका इंडोनेशिया, है ना। लगभग 6000 द्वीप समूह से ये मिलकर के बना हुआ है, यानी सबसे बड़ा द्वीपीय देश है आपका, ठीक है। बात करें यहाँ पर तो राजधानी क्या है इसकी, जकार्ता इसकी राजधानी है। और नई राजधानी क्या है इसकी, नई राजधानी नुसंतारा है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से जकार्ता बहुत सा इसका जो हिस्सा है जिस द्वीप पे है वो द्वीप डूब गया है ना। जकार्ता का कामकाज तो अभी यहीं से चल रहा है, लेकिन इसकी जो नई राजधानी घोषित की गई है वो है आपकी नुसंतारा, ठीक है।
इंडोनेशियाई रुपया यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति प्रोबिवो सुबियांतो, ये राष्ट्रपति का नाम आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? 26 जनवरी को, है ना, गणतंत्र दिवस 2025 की बात करें तो मुख्य अतिथि के तौर पर यानी चीफ गेस्ट के तौर पर कौन बुलाए गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो बुलाए गए, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, उससे पहले हम बात करते हैं कुछ नवीनतम सदस्य देशों की। कुछ महत्वपूर्ण संगठनों के नवीनतम सदस्य देशों के जो मतलब सदस्य देश बने हैं महत्वपूर्ण संगठनों के, उनकी बात करते हैं। अभी एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, जो ब्रिक्स समूह का ही एक बैंकिंग समूह है, सिस्टम है, जिसे एनडीबी कहा जाता है। 2014 में इसकी ना गठन हुई की गई थी। ठीक है, अल्जीरिया जो है इस एनडीबी का ना नवीनतम सदस्य देश बना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं। इजराइल जो है इसका नवीनतम सदस्य देश बना है ना, और ये आपको ध्यान रखना है, इजराइल 69 नंबर का देश बना है एडीबी का। बेलारूस की बात करते हैं, ये अभी ना संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का नवीनतम सदस्य देश बना है 10वें नंबर का। वहीं पे मालदोवा की बात करें तो मालदोवा जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका सदस्य बना है। और ध्यान रखिएगा 105वें नंबर का सदस्य देश बना है। कौन से नंबर का? 105वें सदस्य देश का, 5वें नंबर का सदस्य देश बना है आईएसए का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है अगर आपसे पूछा जाए तो अपने इंडिया में गुरुग्राम जो है ना, जो पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, वहां पर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है आईएसए का। फिर बात करते हैं नाटो। नाटो यानी हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, जिसे क्या कहा जाता है? शॉर्ट में नाटो कहा जाता है। नाटो का जो नवीनतम सदस्य देश बना है वो कौन बना है? स्वीडन बना है, और 32वें नंबर का सदस्य देश है। अफ्रीकन यूनियन की बात करूं तो ये G20 का आपका नवीनतम सदस्य देश बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कुछ चीजें थी मैंने आपको जो रिकॉल करवाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस योजना के 10 साल पूरे हुए हैं? तो किस योजना के 10 साल पूरे हुए हैं? तो आपको ध्यान रखना है, एक योजना है उजाला योजना। कौन सी योजना? उजाला योजना। इस योजना के 10 साल पूरे हुए हैं। उजाला योजना की बात करने से पहले यहाँ पे कुछ 2 योजनाएं और हैं, उनके बारे में एक बार देख लीजिए, है ना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करूं तो अगर आपको याद आ रहा हो तो 24 फरवरी, है ना, 2019 को ये योजना शुरू की गई थी, जिसमें किसानों को 2000 रुपए की 3 किस्तें जो है साल में प्रोवाइड की जाती है। याद है, 6000 रुपए किस्तें आती है, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें, एक है आपकी उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना जो है ये आपको ध्यान रखना, ये कब शुरू हुई है? ये 1 मई 2016 को शुरू की गई थी, है ना। एलपीजी गैस कनेक्शन का नाम आपने सुना ही होगा, है ना, याद आ रहा है, जो गैस फ्री में दिए जा रहे थे उज्ज्वला योजना के तहत। शुरुआत कहाँ से हुई थी? बलिया उत्तर प्रदेश से हुई थी। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बलिया से शुरू मतलब कहाँ से शुरू हुआ था। अब इसी योजना का ना जो दूसरा संस्करण है उज्ज्वला 2.0 यानी दूसरे संस्करण की बात करें तो ये 2021 में शुरू किया गया था। और कहाँ से शुरू किया गया था? ये भी उत्तर प्रदेश के महोबा से शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बलिया से शुरू किया गया था। ये इस गलतफहमी में ना रहिएगा कि 2016 और 2021 या 2019 की योजना है तो एग्जाम में क्यों ही पूछेगा। आज भी क्वेश्चन आते हैं आपके मिलान करने के लिए क्वेश्चन, और या फिर आज भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब इसकी शुरुआत हुई थी और आप बता नहीं पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके उजाला योजना की। उजाला योजना की अगर हम बात करें तो उजाला योजना क्या है आपका? 5 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उजाला योजना शुरू किया था। किफायती दरों पर एलईडी बल्ब जो है ये उपलब्ध करवाए जाते थे बहुत ही कम पैसे में। 6 जनवरी 2025 तक 38.87 करोड़ एलईडी बल्ब जो है ये वितरित किए जा चुके थे। अभी आपको ध्यान रखना है कि 2015 और अब चल रहा है 2025, यानी इस योजना को 10 साल अभी पूरे हुए हैं। ठीक है, तो केंद्रीय योजनाएं जो होती है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोरी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा जारी ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो शहर आपका शीर्ष पर है वो है आपका लंदन।
ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। लंदन पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे न्यूयॉर्क है, तीसरे नंबर पे पेरिस है, चौथे नंबर पे टोक्यो है। आप टॉप 3 बस ध्यान रखिएगा, है ना? उसमें भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका लंदन, ठीक है? अभी मैंने, है ना, कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाया था कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर अगर आपसे पूछा जाए, हाँ, तो आपको ध्यान रखना है, आपने पढ़ रखा है, फिर याद दिला दे रहा हूं, हनोई है। कौन है? हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई, आपको ध्यान रखना है। चलिए, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा बना है? तो मेट्रो रेल नेटवर्क वाला जो दुनिया का सबसे बड़ा देश बना था, वो आपका बना था भारत। किसकी बात कर रहे हैं? तीसरे नंबर की, है ना? पहले नंबर पे कौन है आपका? तो आपको ध्यान रखना, चीन और अमेरिका के बाद भारत जो है ये तीसरे नंबर पे आया है ना? कमेंट बॉक्स में मैंने सबके कमेंट पढ़े, मैंने सबके कमेंट के आंसर भी दिए हैं, सबको रिप्लाई भी दिया है ना? और मुझे जानकर के बेहद खुशी हुई कि आप सभी लोगों ने जो आंसर दिए थे बिल्कुल सही आंसर दिए थे। और सबसे ज्यादा मोटिवेशन मुझे इस बात का मिला है कि जिस लाइक को मैं टारगेट करके चलता था कि भाई 20 लाइक 20 लाइक 20 लाइक, है ना, वो 20 लाइक अब तो मेरे ना हर वीडियो पे मुझे मिल जा रहे हैं, हर वीडियो पे मुझे मिल जा रहे हैं। और इस एक टीचर के लिए ना इससे ज्यादा ना मोटिवेशन वाली बात क्या ही हो सकती है ना? कि आप लोग चीजों को पसंद कर रहे हैं और आप लोग मतलब 20 लाइक तो वैसे ही मुझे दे दे रहे हैं, है ना? मेरे वीडियो को मिल जा रहा है जो मैंने टारगेट रखा था। तो अब एक नया टारगेट मैं रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा, है ना? नया टारगेट मैं ये लेकर के चल रहा हूँ कि अब मुझे ना वीडियोस पे ना लगभग 100 लाइक मतलब चाहिए, है ना? मतलब टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन मेहनत करते रहेंगे, है ना? और मेरा अब जब टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 100 लाइक का, क्योंकि 100 लाइक एक वीडियो पे मुझे मिल चुका है ना, लेकिन एक ही वीडियो पे मिला है। मैं चाहता हूँ मुझे हर वीडियो पे कम से कम 100 लाइक मिले। इसके लिए मैं और भी मेहनत करूंगा, ठीक है? चलिए, बात करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए कल के लिए। और वो क्वेश्चन क्या है आपका? 15वें एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो 15वें एरो इंडिया 2025 का आयोजन आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। और सिर्फ इसी का आंसर नहीं बताना है, इसके बारे में जितना आप जानते हैं वो सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है? इससे क्या होगा, आपकी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, जितने पॉइंट है वो सभी पॉइंट आपको रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, है ना, वीडियो को इतना लाइक और प्यार देने के लिए। नए हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, है ना? थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।